गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ ये अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं जैसे टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं या 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये टॉपिक ऐसा है कॉमन है सब में और आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा हर एक पॉइंट को जैसा मैं समझा रहा हूँ। और कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का जाएगा नहीं, चाहे वो नीट का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो या जीएससी लेक्चर कुछ भी दे रहे हो, अगर वो बायोलॉजी से संबंधित है, इवन आप पीसीएस दे रहे हो तब भी ये टॉपिक ऐसा है कि क्वेश्चन इससे आता ही आता है। ध्यान से पढ़िएगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब पहले हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या है। रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन मतलब होता है यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ ओन काइंड, अपने ही जैसे संतान। ऐसा नहीं कि दूसरे जैसा, अगर दूसरे जैसा होगा तो मारपीट हो जाएगा। जैसे माता पिता है वैसे ही संतान होनी चाहिए, डॉग का डॉग, कैट का कैट, ह्यूमन का ह्यूमन। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि ये जो है रिप्रोडक्शन जो है उसका मतलब होता है कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करना। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो समझ में आती है वो आती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या आती है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम लोग गोनैड्स भी बोलते हैं। उसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे पहले हम लोग मेल में देखेंगे फिर फीमेल देखेंगे। मेल में एक वर्ड होता है सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ध्यान रखिएगा प्राथमिक जनन अंग होता क्या है? कहते हैं कि ऐसे अंग जो पहली चीज़ तो गैमीट का निर्माण करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं और उसके साथ साथ उसी से संबंधित हार्मोन भी रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे टेस्टिस, मेल में क्या होता है? टेस्टिस, और फीमेल में क्या होता है? ओवरीज। क्लियर? तो टेस्टिस मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव क्या है? ओवरी। कंफ्यूज मत करिए, कभी कभी नीट में डायरेक्ट पूछ जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा संरचना प्राथमिक जनन अंग है, तो मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरी है। ठीक है। आइए दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है यानी द्वितीयक जनन अंग, ये क्या करता है? इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, यानी जनन में सहायता प्रदान करता है, उसको बोलते हैं द्वितीयक जनन अंग। ठीक है। जैसे मेल में देखेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेस्किल है, वास इफरेंस है, इपीडिडामिस है, ये ढेर सारे हैं। इन सबको आपको एग्जाम याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। इपीडिडामिस है, पेनिस है। कहा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा है जो द्वितीयक जनन अंग है? मेल का दिया जाएगा तो प्रोस्टेट, सेमिनल वेस्किल, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस इफरेंस भी है, इपीडिडामिस है, पेनिस है, रेटी टेस्टिस है, ढेर सारे हैं। और फीमेल में कौन कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, वेजाइना है, मेमरी ग्लैंड है, सर्विक्स है, जितने भी हैं जो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं जनन में, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। क्लियर है? तो प्राइमरी कौन है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? टेस्टिस है मेल में और फीमेल में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्लियर है? तो वृषण और अंडाशय। अब बात आती है एक्सेसरी यानी सहायक जनन लक्षण। ये क्या होता है? कहते हैं कि जैसे आप मेल को मेल और फीमेल को फीमेल, यानी ऐसी संरचना जिससे मेल मेल दिखे और फीमेल फीमेल के जैसा दिखे, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे मेल में क्या है? आपका लो पिच वॉइस यानी भारी आवाज़, हेलो हेलो ऐसे बोलते हैं ना, भारी आवाज़ आता है। और क्या है? बियर्ड है ना, मोस्टैचो भी है। और क्या है? ब्रॉड शोल्डर, यानी जो मेल होता है उनका शोल्डर क्या होता है? ब्रॉड होता है, पहलवानी करते हैं, जिम करते हैं। और नैरो हिप, ये जो कमर होता है वो कम होता है, ऐसा माना गया। और फीमेल में देखा जाए तो ये उल्टा हो जाएगा, हाई पिच वाइज, पतली आवाज़, जैसे बोला है रिक्शा, ऐसी आवाज़ कैसी आएगी? पतली आएगी। तो वो किसकी लक्षण है? ये फीमेल का लक्षण है। और क्या है? स्मूथ फेस, उनका फेस कहते हैं थोड़ा स्मूथली होता है और सॉफ्ट होता है। और इनका नैरो शोल्डर, इनका जो शोल्डर होगा कैसा होगा? नैरो होगा। लेकिन हिप क्या होगी? जो हिप पोर्शन है कैसा रहेगा? चौड़ा रहता है। तो ये क्या है? पहचान है मेल के और फीमेल के, यानी हम मेल और फीमेल को जिस लक्षण के द्वारा वाय रूप से विभाजित कर सकते हैं, उसको हम या पहचान सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ध्यान रखिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ध्यान रखिएगा। आइए, तो ये हम लोग को जान लिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सेसरी। अब इसमें बात आती है कि आपने तो कहा तो कि ये गैमीट भी बना था, उसके साथ साथ क्या बनाया? गैमीट क्या बनाएगा? आपको पता है कि मेल होगा तो शुक्राणु या स्पर्म बनाएगा, और ये हो क्या होगा? ये एग बनाएगा। और कहते हैं हार्मोन कौन सा स्रावित करेगा? ये भी तो आपने बताया नहीं।
भाई ये आपका करेगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन स्रावित करता है और ये स्रावित करता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो गैमीट भी बनाएगा और हार्मोन भी स्रावित करेगा। क्लियर है? आइए अब बात आती है, हम लोग एक एक पढ़ेंगे। अभी हम लोग कॉमन चीजें पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी आपका नर जनन तंत्र। क्लियर है? आइए सबसे पहले की चीज़ ध्यान रखिएगा कि आधे से ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है ये संरचना, आपको टेस्टिस क्या है, सेशन क्या है, वृषण क्या है। तो ध्यान रखिएगा ये जो नीचे दो झोले की तरह होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वृषण, और उसके अंदर जो छोटी छोटी गोलियां रहती हैं वो आपकी कहलाती है क्या, टेस्टिस। यानी जो झोला है उसको बोलेंगे वृषण कोष, और झोले के अंदर जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं नीचे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं या टेस्टिस बोलते हैं। क्लियर? और जो ये आपका जनन अंग है जिसको बोलते हैं आपको पेनिस, क्या बोलते हैं, पेनिस या सेशन बोलते हैं। अब बात आती है कि ये जो छोटे छोटे गोली जैसी संरचना है जिसको आप टेस्टिस बोल रहे हो, क्या ये हमेशा इसी झोले में रहता है? नहीं, उसके लिए एक बड़ी लंबी कहानी है। ध्यान रखिएगा, जब भ्रूण अवस्था होती है यानी बच्चा जब गर्भ में होता है उस समय जो वृषण होता है वो उदर मतलब यहाँ पेट में होता है, लेकिन इसके बाद कहा जाता है कि वो एक रस्सी के द्वारा बंधा होता है जिसको बोलते हैं मीजोऑर्चियम। क्या होता है? मीजोऑर्चियम। हमारा जितने भी ग्रंथि हैं, जितने भी ग्लैंड हैं, जितनी संरचना है हमारे शरीर में, जैसे किडनी है, ये सारे क्या होता है, किसी न किसी मसल्स के थ्रू, पेशी के थ्रू जुड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं मेजेंट्री। अगर ये जुड़े ना हो तो हम लोग अगर दौड़ने लगे तो किडनी मुंह में आ सकता है, लेकिन चूंकि बंधे रहते हैं वो कहीं आसपास जा नहीं सकते। तो इसी तरह हमारा जो टेस्टिस होता है शुरू में जो वृषण होता वो रहता उदर गुहा में रहता है, लेकिन 7वें महीने भ्रूणावस्था जब चलती रहती है उसमें 7वें महीने में ये जो हमने बताया ना मेल हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, इस पे काम करें। ध्यान रखिए क्वेश्चन नीट में कई बार आया, कौन सा हार्मोन है जो टेस्टिस को उदर गुहा से लेके आता है, कहाँ पर आता है आपका, वृषण कोष में। किस में लेके आता है, वृषण कोष में। वो हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। किस मंथ में, 7वें मंथ में। अब 7वें मंथ में जैसे हम ना यहाँ पे रस्सी बनी हो तो रस्सी धीरे धीरे खींचते हुए लेके आए और कहाँ पहुँचा दिए, वृषण कोष में पहुँचा दिए। कहाँ पहुँचा दिए, वृषण कोष। सोचो अगर ये यहाँ पे ना पहुँचे तो एक बीमारी हो जाती है। वो बीमारी क्यों हो, उसको बोलते हैं क्रिप्टोऑर्चिटिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोऑर्चिटिज्म। ऐसा क्यों है, आखिर ये नीचे क्यों आता है, क्योंकि ये शरीर के बाहर की थैली होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर के टेम्परेचर से कम होता है। क्या होता है बेटा, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि शुक्राणु के निर्माण और परिपक्वन के लिए थोड़ा सा शरीर से टेम्परेचर कम था। इसलिए आप देखोगे गर्मी में वृषण कोष फैल जाता है और ठंडी में बिल्कुल सिकुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसको भी ठंड लगती है, उसको भी हीट बहुत ज़्यादा निकालना नहीं होता है, तो ठंडी में सिकुड़ा रहता है और गर्मी में क्या होता है, बढ़ जाता है, फैल जाता है। आइए, तो अगर ये ऐसा ना हो तो एक रोग होगा जिसको कहा जाएगा क्रिप्टोऑर्चिटिज्म। क्या कहा जाएगा, क्रिप्टोऑर्चिटिज्म। क्लियर? आइए अब बात एक बहुत प्यारी है, कहते हैं कुछ ऐसे जानवर हैं जिसमें ये जो आपका वृषण कोष है वो हमेशा उदर गुहा में ही रहता है। देखा जब सबसे पहले आता है ये इसको हमेशा उदर गुहा में रहेगा। इनका कभी भी झोला आप बाहर लटकते नहीं देखोगे। जैसे हाथी में आप सिर्फ हथियार देखोगे, यानी बोले तो शीशन देखोगे, लेकिन कभी झोला आप नहीं देखोगे। ना छछुंदर में दिखेगा, ना प्रोटोथीरियम दिखेगा, और ना ही वेल में। ये सब ऐसे जानवर है जिसमें आपको शीश तो मिलेगा, लेकिन जो झोला लटक रहा है ये दोनों झोला आपको कभी भी दिखेगा नहीं। ये तो दिखेगा लेकिन ये दोनों नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये शरीर के अंदर रहता है। अच्छा, कुछ और ऐसे मतलब कि एनिमल्स हैं जिसमें केवल जनन काल में ही ये जो टेस्टिस होता है वो आ जाता है उदर गुहा में, सॉरी वृषण में, वृषण कोष में आ जाता है। जैसे चूहा है, गिलहरी है और चमगादड़। क्लियर? ये ऐसे एनिमल है जिसमें वृषण कोष बाहर तो नहीं रहता लेकिन जब जनन काल आ जाता है उस समय ये आ जाता है। यानी ये लोग चूंकि जानवर हैं हमेशा पेड़ पर दौड़ते रहते हैं कहीं, तो कहते भैया मैं इतना भारी झोला लेके चल नहीं पाऊंगा, इसको भी अंदर रखो। जब जनन करना होगा तब झोला धीरे से बाहर आ जाएगा और अपना काम निपटा कर फिर कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। आइएगा, ये चीज़ क्लियर हो गए। हम लोग जाना कि रिप्रोडक्शन क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी क्या है, एक्सेसरी देख लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग देख रहे हैं। हमने इसका सबसे प्यारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि ध्यान रखिएगा 7वें महीने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम करेगा, तभी उदर गुहा से वृषण कोष में आएगा। क्या आएगा, ये आपका
वृषण आ जाएगा। अच्छा, जो रस्सी इतनी बड़ी यहाँ पे थी, यहाँ देखो छोटी हो गई, उसको कहा जाता है गुबर्नाकुलम। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब BMWIMP, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 में अगर आप गलती से नीट के एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर मुलाकात करेगी। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग वृषण कोश की संरचना। क्या कहते हैं? वृषण कोश की संरचना। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, वृषण कोश की संरचना। इसमें से भी क्वेश्चन हर हाल में आना ही आना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर एक बाहरी है, एक स्किन बना हुआ है जिस पर हेयर निकले हुए हैं, सब जानते हैं, इसको बोलते हैं हेयरी स्किन। क्या बोलेंगे? हेयरी स्किन। उसके बाद एक देखो, ये जो मेम्ब्रेन बनी है बगल में डॉट डॉट डॉट, देखो कंप्लीट नहीं रहती है, ये आधी रहती है, इसको कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वेजिनैलिस। उसके बाद टेस्टिस की जो कवरिंग उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजीनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बोजीनिया। अब ट्यूनिका एल्बोजीनिया आपने देखा है, टेस्टिस जो है छोटे छोटे पिंडों में डिवाइड, इसको बोलते हैं वृषण पिंडक बोलते हैं या टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, जिसकी संख्या होती है 250। कितनी होती है? 250। तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेस्कुलोसा, यानी बाहर से अंदर तक बाहर क्या है? ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बोजीनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्लियर है? अब इस पिंडक में आप देखोगे छोटे छोटे पतले पतले नली पाया जाए ना, जिसको कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या शुक्र जनन नलिका। क्या कहा जाता है? शुक्र जनन नलिका। इसकी संख्या होती है लगभग 1 से 3। कितनी होती है? 1 से 3 होती है। अब ये शुक्र जनन नलिका आपस में बढ़ करके एक गांठ जैसा बना लेती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी, इसको बोलते हैं वृषण जालक, क्योंकि जाल जैसे संरचना बन जाते हैं, इसको बोलते हैं वृषण जालक। अब वृषण जालक आगे बढ़ेगा और वो बनाएगा आपका वास डिफरेंशिया, सॉरी वास डिफरेंशिया नहीं, वास, देखिए यहाँ पर नंबर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, क्योंकि 4 के बाद आएगा 5, ये लिखा वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया आगे बढ़ के बनाएगा इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस बाद आएगा आपका कौन? वास डिफरेंशिया। ये आपको ध्यान रखना क्रम, क्योंकि कभी कभी इसी क्रम को ही पूछ देता है कि किस तरह से ये क्रम पे है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये किस प्रकार से क्रम बना हुआ। ध्यान रखिएगा, टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और इसके बाद आपका रेटी टेस्टिस आएगा। रेटी टेस्टिस के बाद आपका आ जाएगा वास इफ्रेंशिया, और वास इफ्रेंशिया के बाद आपका आ जाएगा इपीडिडाइमिस, और इपीडिडाइमिस के बाद आपका आ जाएगा वास डिफरेंशिया, होगा वास डिफरेंस। क्लियर? यहाँ पर देखो ये बना हुआ आपका इंग्विनल कैनाल बना हुआ, ये यहाँ पर इसको बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। आपने सुना होगा कि हार्निया, एक वर्ड आपने सुना होगा डिजीज, वो हार्निया क्या होता है? ये जो इंग्विनल कैनाल है, यहाँ पर जो है जो आंत होती है वो यहाँ पर ऐसे पोर बन जाता है और आंत यहाँ पर निकल आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्निया। तो होता है क्या? ऑपरेशन थ्रू ये फिर से नेट जो है ना बंद कर देती है। जब बंद कर देंगे तो हार्निया अपने आप नीचे नहीं जाएगा, सही हो जाएगा डिजीज। तो ध्यान है, ये आपका हीमोडिपोरेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ा और समझा। और इसके बाद जो है कि अब इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, यूट्यूब पे आप कमेंट डालिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इससे लगातार टॉपिक आपको हम देते रहेंगे जो बेहतरीन तरीके से आप हर एग्जाम को क्रॉस करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।